नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह कवर ऑफ इंडिया से। बिहार में थोड़ी सी गर्मी कम हुई है क्योंकि एक दो दिन बारिश हुई है, लेकिन राजनीतिक गर्मी अभी भी बढ़ी हुई है। और वो राजनीतिक गर्मी ऐसी बढ़ी हुई है, हर दल का नेता अलग अलग बयान देते जा रहे हैं। और हमको लगता है कि इस बार जनता जो है बदलाव चाहती है। ये 20 साल पुरानी जो खटारा जो सरकार है, केवल भ्रष्टाचार, अपराध, इनका डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार, एक इंजन अपराध में। सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ऐसे बयान दे चुके हैं जिसके लिए किसी और नेता को देने की जरूरत नहीं होती है। फिलहाल ये बातें बाद में। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले एसआईआर का प्रक्रिया पूरा हुआ और चुनाव आयोग ने अपना फाइनल लिस्ट जारी कर दिया। वो फाइनल लिस्ट में देखा जाए तो कई सारे गड़बड़ियां है, क्योंकि मेरे ही गांव में ऐसे करीब 50-55 लोगों का नाम जोड़ दिया गया है जिसका पता ही नहीं है। मेरे अनुमान से देखा जाए तो बिहार के अंदर है 4-4.5 लाख मतदाता ऐसे जोड़े गए हैं जिसका पता नहीं है और ना ही उसका रजिस्ट्रेशन है। लेकिन जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें एक बात सुनने को जरूर मिला है कि चुनाव आयोग घुसपैठियों को निकालने के लिए एसआईआर प्रक्रिया चालू किया है। ये मेरा नहीं, बीजेपी और उनके साथियों का बयान है। अच्छा है कि एसआईआर प्रक्रिया से अगर घुसपैठिए निकलते हैं तो निकालिए। इंडिया की हर पार्टी ये समर्थन करेगी कि घुसपैठियों को निकालना चाहिए, लेकिन घुसपैठियों को निकालने का काम किसका है? ये चुनाव आयोग का तो काम नहीं है। ये काम गृह मंत्रालय अमित शाह जी का है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको रिपोर्ट दिया था कितना निकाले वो। और जब एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई तो चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया बिहार से कितने घुसपैठियों को निकाला गया या कितने घुसपैठिए बिहार के अंदर है। इसका लिस्ट उन्होंने जारी नहीं किया। हालांकि एसआईआर से पहले ये बात जरूर बोली जाती थी कि घुसपैठियों के लिए ही एसआईआर किया जा रहा है, पर इसके लिए ज्ञानेश कुमार जी एफिडेविट देंगे कितने घुसपैठिए निकाले या नहीं निकाले तो कहाँ गए, अगर घुसपैठिए है तो कितने हैं और निकाले गए तो कितने निकाले गए। लेकिन एक भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं घुसपैठिए की वजह से विपक्ष जीतता है और उसका संरक्षण विपक्ष कर रहा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, घुसपैठियों के लिए कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। देश से घुसपैठियों को निकालना चाहिए, ये सब कोई समर्थन करता है, चाहे किसी भी दल या किसी भी पार्टी का हो। पर घुसपैठियों पे आप सिर्फ राजनीति करते हैं। आपका कहना है घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी लगातार कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं है। घुसपैठिए आपका राजनीति का एक हिस्सा बन गया है। देखा जाए तो घुसपैठिए का नाम हर चुनाव में आता है और ये आप लोग ही प्रचारित करते हैं। घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए। आता है नहीं आता है, ये निकालना या देखना ये गृह मंत्रालय का काम है, जो मैंने पहले भी बताया है। तो प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार इंडिया में, मतलब भारत में आपकी सरकार पिछले 11 साल से है, तो 11 साल में कितने घुसपैठियों को निकाल पाए? न्यूज 24 में जाने माने पत्रकार गरिमा सिंह की रिपोर्ट है, आपकी सरकार ने 3,518 घुसपैठिए निकाले, जबकि इससे पिछली सरकार यानी कि मनमोहन जी की सरकार 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को निकाल चुके हैं। आप तो उसके 1% के हिस्से में भी नहीं निकाल पाए। फिर भी अगर आप घुसपैठिए के लिए राजनीति करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए उसके लिए।
आप कार्रवाई नहीं करते और सिर्फ राजनीति करते हैं। जैसा कि आपके संसद का रिपोर्ट है, 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए भारत में है और आपने निकाला कितना? 3,518 10 साल में। और 10 साल में कांग्रेस यानी कि मनमोहन जी की सरकार जब थी तो उन्होंने 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को निकाले। तो प्लीज आप घुसपैठिए पर राजनीति करने के बजाय घुसपैठियों को निकालने के लिए सोचिए। आपने एक और बड़ी झूठ बोली कि बिहार में पहले हॉस्पिटल नहीं था, आप आए तभी हॉस्पिटल हुआ और इलाज तभी हुआ। जैसे कि आपने बताया कि आप आए तो आयुष्मान कार्ड के थ्रू 5 लाख का बीमा दिए और ये 5 लाख का बीमा कितनों को मिला? ये शायद हो सकता है कई लोगों को मिला हो, लेकिन कई सारे फ्रॉड भी उसमें हुए हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं। दोस्तों 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था आयुष्मान भारत कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर। इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी कहा गया। इसका मकसद सिंपल था, देश की गरीब फैमिलीज को फ्री में हेल्थ केयर देना। इस स्कीम के अंडर हर एलिजिबल फैमिली को 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज मिलता है। देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोग इसके अंडर आते हैं। इसकी वजह से लाखों पेशेंट्स को फ्री में सर्जरी और ट्रीटमेंट मिला, जो शायद उनके लिए कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही पैसे और पावर का खेल शुरू हुआ, कुछ हॉस्पिटल्स और माफिया ने स्कीम में भी स्कैम ढूंढ लिया और गरीबों के पैसे लूटने का नया तरीका बना लिया। और फिर हुआ आयुष भारत स्कीम में सबसे बड़ा स्कैम, 562 करोड़ का फ्रॉड और 6,239 फेक क्लेम्स। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने राज्यसभा में बताया कि 643 करोड़ के 3,56,000 क्लेम्स आयुष्मान भारत स्कीम में फ्रॉड के रूप में रिजेक्ट किए गए और इसके लिए 1,114 हॉस्पिटल्स को सस्पेंड भी किया गया और 1,504 हॉस्पिटल्स पर 122 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई। सिर्फ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल अकेले इन 3 राज्यों में ही तकरीबन 562 करोड़ के फेक क्लेम्स बने। उत्तर प्रदेश में 39 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिर्फ 22 दिन के अंदर ही तकरीबन 6,240 फेक क्लेम्स प्रोसेस किए, जिनका अमाउंट था 10 करोड़ रुपए। क्लेम्स रात के वक्त प्रोसेस किए गए, लॉगिन आईडी का मिसयूज हुआ। यह साफ दिखाता था कि या तो ये इनसाइडर कॉन्स्पिरेसी थी या फिर साइबर हैकिंग। इसको लेकर एक एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई और बताया जाता है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसमें तकरीबन 4.5 करोड़ की रिकवरी भी कर ली है। यूपी में बहुत से हॉस्पिटल्स इस स्कीम के अंडर ज्यादा से ज्यादा पैसे लेने के चक्कर में हॉस्पिटल्स में आए पेशेंट को आईसीयू में एडमिट दिखाकर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। एक हॉस्पिटल में तो एक डायरिया का पेशेंट जो जनरल वार्ड में एडमिट था, उसको आईसीयू में शिफ्ट करके फोटो लिया और फिर वापस जनरल वार्ड में डाल दिया, सिर्फ ज्यादा बिल करने के लिए। अब तक 1,610 इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में से तकरीबन 340 हॉस्पिटल डी इम्पैनल हो चुके हैं, ऐसे ही फ्रॉड की वजह से। अहमदाबाद के खयाती हॉस्पिटल में नियरली 3,000 फेक आयुष्मान कार्ड बनाकर पेशेंट्स के नाम पर क्लेम लिए गए। ये फ्रॉड्स एक मास्टर लॉगिन आईडी के जरिए करवाया गया। हॉस्पिटल के सीईओ से लेकर हैकर सब इन्वॉल्व थे। इसी तरह 2019 से लेकर 2021 के बीच हिमाचल में भी 69 फेक कार्ड्स बनाए गए। एम्स पटना में भी फेक आयुष्मान कार्ड सीज हुए, जिनके जरिए सर्जरीज हुई, फ्रॉड हुआ। अथॉरिटीज अब इस मिसयूज के पीछे का नेटवर्क ट्रेस कर रही है। जैसे कि आपने अपने भाषण में बताया कि आप आए तो आयुष्मान कार्ड आया और आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का बीमा दिया गया, जो कि इलाज के लिए है। अच्छी बात है, होनी चाहिए, पर उसके लिए हॉस्पिटल जो बना हुआ था वो पहले से बना हुआ था। आपने हॉस्पिटल नया कुछ नहीं बनाया है। अगर ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल आपने बनाया है तो आप बताइए, लेकिन आपने ऐसा नहीं बनाया है, ये मान लीजिए। दूसरी बात, आपने बताया कि कोरोना के बाद से आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं लोगों को, जो कि कांग्रेस की सरकार नहीं देती थी। कोरोना के बाद से ही हर गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। क्या कांग्रेस आरजेडी की सरकार में आपको मुफ्त अनाज मिल पाता क्या? ये राशन कार्ड आपके जमाने में नहीं बना है। ये राशन कार्ड आज से नहीं, सालों पहले से चल रहा है। आई थिंक मुझे लगता है इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के समय से ये राशन कार्ड चल रहा है। आपके नेताओं का ही कहना है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ये बताइए, जब ये बताया जाता है, आपके लीडर आपके वो बताते हैं कि हमारा जीडीपी 4थे स्थान पे है, ये जो 5 किलो अनाज बांट रहे हैं वो किसको बांट रहे हैं? 80 करोड़ लोगों का अनाज बांट रहे हैं, किसको बांट रहे हैं आप? बिहार में या पूरे देश में आपका 5 किलो अनाज नहीं, रोजगार चाहिए, जो कि आप दे नहीं सकते हैं। आप घुसपैठिए निकाल नहीं सके, आप बेरोजगारी हटा नहीं सके, आप पलायन रोक नहीं सके, तो फिर किस बात की कहते हैं कि अपोजिशन शर्मिंदगी करे?
बेशर्म तो आप हैं जो इतना काम नहीं करने के बावजूद भी वोट मांगने के लिए हर राज्य में जाते हैं। हालांकि एक और बात है, किसी भी प्रधानमंत्री का यह काम नहीं है कि राज्य के चुनाव में दखलंदाजी करे। राज्य का चुनाव मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन आप प्रधानमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री को प्रभावित करने के लिए, अपनी छाप बनाने के लिए जाकर प्रचार करते हैं हर राज्य में। इससे पहले ऐसा हुआ नहीं था, पर ये सारी चीज बदलाव आपके आने के बाद हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है। आप जो बिहार में हर महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं, वो एक रेवड़ी है। ये मान लेना चाहिए कि आप रेवड़ी बांट रहे हैं ताकि आप चुनाव जीत सकें। हालांकि चुनाव का फैसला तभी हो गया था जब चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया शुरू किया था। जेडीयू का कहना है 1 फेज में चुनाव होना चाहिए और बीजेपी का कहना है 2 फेज में चुनाव होना चाहिए। और ये विपक्षी नेता का क्या कहना होता है? विपक्षी वाले का कहना यही होता है कि चुनाव जो भी हो ईमानदारी से होना चाहिए। पर एक बात और बता दूं, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने काम किया है उसके हिसाब से मुझे पक्का यकीन है कि इस बार भी बीजेपी और नीतीश जी की ही सरकार बनेगी। ये मैं यकीन से बोल रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस बार अगर सरकार फिर से रिपीट होती है तो अच्छे से काम करे। तब तक के लिए जय हिंद।